आमतौर पर ना जब हम शरीर के काम करने के तरीके या बीमारियों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में बड़ा ही सीधा सा चित्र बनता है, जैसे किसी जटिल मशीन का चित्र हो। हाँ, एकदम मशीन जैसा। राइट। और अगर किसी गाड़ी का कोई पुर्जा खराब हो जाए या घिस जाए तो गाड़ी रुक जाती है, वो मशीन टूटकर बिखर जाती है और वो चुपचाप अपनी चोट को मान लेती है। लेकिन जब हम बायोलॉजी की गहराई में उतरते हैं, खासतौर पर कोशिकाओं की यानी सेल्स की दुनिया में, तो ये मशीन वाली तुलना पूरी तरह से गलत साबित होती है। सही कहा, क्योंकि सेल्स कोई निर्जीव पुर्जे थोड़ी ना है। वही तो, जब उन पर बाहर से कोई हमला होता है या उन्हें किसी इंजरी का सामना करना पड़ता है तो वो बस हार नहीं मानती, वो लड़ती हैं। और आज हम इसी अद्भुत लचीलेपन को समझने के लिए इस गहन चर्चा में उतर रहे हैं। बिल्कुल, और यही लचीलापन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, और हमारा आज का सोर्स मटेरियल है द पैथोलॉजिकल स्पेक्ट्रम ऑफ सेल्यूलर एडेप्टेशन। और हमारा मिशन सिर्फ परिभाषाएं पढ़ना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि जब सेल्स को इंजरी होती है तो वो खुद को अडेप्ट कैसे करते हैं। हम 5 मुख्य शब्दों पर चर्चा करेंगे: एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया और एनाप्लेजिया। सुनने में ये शब्द थोड़े भारी या जटिल लग सकते हैं। हाँ, पहली बार सुनने में तो लगते ही हैं। पर यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ अलग अलग शब्द नहीं है, ये एक पूरा स्पेक्ट्रम है। और आज हम इन शब्दों के पीछे की जो वजह है, मतलब जो वाई और हाउ है ना, उसकी नींव रखेंगे। तो चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। इस स्पेक्ट्रम की शुरुआत सेल्स के आकार यानी साइज बदलने की प्रक्रिया से होती है। हम इसको द बैटल ऑफ साइज कह सकते हैं। तो अगर मैं एक एनालॉजी दूं, क्या एट्रोफी का मतलब एक फैक्ट्री का अपने बचाव के लिए अपना प्रोडक्शन और साइज कम कर देना है? हाँ, आप ऐसे समझ सकते हैं। और फिर हाइपरट्रॉफी का मतलब है कि इंजरी या स्ट्रेस से निपटने के लिए अचानक से उस फैक्ट्री का आकार बड़ा कर लेना। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि ये दोनों ही एक स्पेक्ट्रम के अलग अलग छोर हैं जहाँ सेल जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। एट्रोफी कोई ऐसी निष्क्रिय चीज नहीं है कि सेल बस सिकुड़ गया। अच्छा, तो सेल सक्रिय रूप से छोटा होता है? बिल्कुल, ये एक बहुत एक्टिव प्रोसेस है। जब सेल को लगता है कि उसके पास पोषण नहीं है तो उतना बड़ा आकार संभालना घातक हो सकता है, इसलिए वो ऑटोफेजी शुरू कर देता है। ऑटोफेजी मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब है स्वभक्षण। सेल अपने ही अंदर के उन हिस्सों को खाना शुरू कर देता है जो तुरंत जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है। वेट, सच में एक सेल खुद को ही खा रहा है? हाँ, ताकि वो पूरी तरह नष्ट न हो। और इसके ठीक उल्टा होता है हाइपरट्रोफी में, जहां सेल अपना आकार बड़ा कर लेता है। जैसे जब हाई ब्लड प्रेशर होता है ना, तो हार्ट की सेल्स बड़ा आकार ले लेती हैं ताकि वो ज्यादा रक्त पंप कर सके। तो बड़ा होना तो अच्छी बात हुई ना, मतलब ज्यादा ताकत। देखिए, यही एक बहुत आम भ्रांति है कि बड़ा होना हमेशा बेहतर होता है। हाइपरट्रोफी में सिर्फ आकार बढ़ता है, संख्या नहीं। और आकार बढ़ाने की एक भौतिक सीमा होती है। सीमा मतलब सेल कितना भी बड़ा नहीं हो सकता क्या? नहीं, क्योंकि पोषण और ऑक्सीजन बाहरी सतह यानी मेम्ब्रेन से आते हैं। जब सेल बहुत बड़ा हो जाता है तो उसकी बाहरी सतह उतनी ऑक्सीजन अंदर नहीं खींच पाती जितनी उस विशाल अंदरूनी हिस्से को चाहिए। ओह, मतलब सप्लाई और डिमांड का असंतुलन हो जाता है। सही पकड़ा। और अगर दबाव लगातार बना रहे तो सेल मर भी सकता है। अच्छा, तो अगर हाइपरट्रोफी के जरिए बड़ा होना हमेशा काम नहीं आता, तो इस असंतुलन से निपटने के लिए क्या होता है, जो हमें अगले अडेप्टेशन पर ले जाता है, हाइपरप्लेशिया, जिसमें सेल्स अपना आकार बढ़ाने की जगह अपनी संख्या यानी नंबर्स बढ़ाने लगती हैं? बिल्कुल, संख्या बढ़ाना एक नई स्ट्रैटेजी है। पर मेरा एक सवाल है यहाँ, अगर हाइपरट्रोफी के जरिए सेल पहले ही बड़ा होकर चोट झेलने की कोशिश कर रहा था, तो हाइपरप्लेशिया जैसी नई स्ट्रैटेजी की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इंजरी का असर इतना ज्यादा होता है कि सेल्स को अब मल्टीप्लाई होना पड़ता है? अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो अलग अलग इंजरीज अलग अलग तरह के एडेप्टेशंस की मांग करती हैं, और ये इस पर निर्भर करता है कि सेल डिवाइड हो सकता है या नहीं। अच्छा, तो सारे सेल्स डिवाइड नहीं हो सकते? होता ही नहीं है, उन्हें सिर्फ बड़ा होना पड़ता है, चाहे वो जानलेवा ही क्यों ना हो। ओह वाह, ये तो बड़ा खतरनाक है। पर जिन सेल्स में डिवाइड होने की क्षमता होती है, जैसे स्किन या लिवर की सेल्स, वो अपने पड़ोसियों को सिग्नल भेजती हैं। कहती हैं कि भाई साहब, हम अकेले नहीं झेल सकते, हमें और संख्या चाहिए। तो वो मल्टीप्लाई होकर संख्या की ताकत का इस्तेमाल करती हैं? सही, वो बोझ को आपस में बांट लेती हैं हाइपरप्लेजिया के जरिए।
यहाँ ना ये और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ आकार या संख्या की बात की, लेकिन अब हम एडेप्टेशन के एक और गहरे स्तर पर जाते हैं, जहां सेल अपनी पहचान ही बदल लेता है। हाँ, और उसे हम मेटाप्लेजिया कहते हैं। नाइट मेटाप्लेजिया। तो ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे एक आम किसान अचानक से आर्मर यानी कवच पहन ले और सिपाही बन जाए, क्योंकि माहौल बहुत खतरनाक हो गया है। ये किसान और सिपाही वाली तुलना बहुत सटीक है। मेटाप्लेजिया में ठीक ऐसा ही होता है। जब एक सेल को लगातार इंजरी या टॉक्सिक एनवायरनमेंट झेलना पड़ता है, तो वो अपना बुनियादी रूप बदल लेता है। पर एक पुराना सेल अचानक नया रूप कैसे ले सकता है? असल में पुराना सेल खुद नहीं बदलता, इसके पीछे स्टेम सेल्स का खेल होता है। जैसे एक धूम्रपान करने वाले यानी स्मोकर के फेफड़ों को लीजिए, वहां की कोशिकाएं बहुत नाजुक होती हैं। हाँ, जिन पर वो छोटे छोटे बालों जैसी सफाई करने वाली संरचना होती है। सिलिया, बिल्कुल। जब उन पर धुएं का लगातार हमला होता है, तो वहां की स्टेम सेल सोचती हैं कि अगर हमने फिर से नाजुक सेल्स बनाई तो वो टिकेंगी नहीं। तो फिर वो स्टेम सेल्स क्या करती हैं? वो अपनी जेनेटिक रूपरेखा ही बदल देती हैं। वो सपाट और कठोर सेल्स बनाना शुरू कर देती हैं जो जहरीले धुएं को बर्दाश्त कर सकें। वेट, किसान ने कवच तो पहन लिया, पर क्या इस बदलाव का कोई नुकसान नहीं होता? उसकी पहचान और काम का क्या होता है? यही तो सबसे गंभीर बात है। जिंदा रहने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। वो कठोर सेल्स धुआं तो सह लेती हैं, पर वो सफाई करने वाले बाल गायब हो जाते हैं। ओह, जिससे म्यूकस जमा होने लगता है और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। सही कहा। सर्वाइवल के लिए सेल अपनी मूल कार्यक्षमता, अपना काम ही त्याग देता है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? हमने अब तक देखा कि जिंदा रहने की चाहत इतनी ज्यादा है कि सेल कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, पर इस पैथोलॉजिकल स्पेक्ट्रम का एक आखिरी छोर भी तो है, एनाप्लेजिया। हाँ, ये स्पेक्ट्रम का सबसे आखिरी हिस्सा है। पर जब मैं इसके बारे में सोच रहा था तो मुझे एक पुशबैक देना है। क्या एनाप्लेजिया को सच में एक एडेप्टेशन कहा जा सकता है, या ये सेल की एडेप्टेशन करने की क्षमता का पूरी तरह से टूट जाना है? क्योंकि इसमें तो सेल अपनी मूल संरचना ही खो देता है ना। इससे एक जरूरी सवाल उठता है, और आपका सोचना बिल्कुल सही है। एनाप्लेजिया कोई एडेप्टेशन नहीं है, ये अनुकूलन की आखिरी विफलता है, द एंड ऑफ द लाइन। मतलब यहाँ सब कुछ ढेर हो जाता है। पूरी तरह से। मेटाप्लेजिया में कम से कम एक दिशा थी। सेल ने तय किया था कि उसे कौन सा रूप लेना है, पर एनाप्लेजिया में सेल दिशाहीन हो जाता है। उसका डीएनए इतना क्षतिग्रस्त हो चुका होता है कि वो बिना किसी नियम के डिवाइड होता है। ना आकार का ठिकाना और ना ही कोई काम। एक तरह से अराजकता यानी कियोस फैल जाता है वहाँ। अराजकता बिल्कुल सही शब्द है। सेल अपने पड़ोसियों के साथ संतुलन खो देता है, और यही स्थिति आगे चलकर कैंसर जैसी बीमारियों का मुख्य संकेतक बनती है। तो जिंदा रहने की जो अंधी कोशिश थी, वही पूरे शरीर को खत्म करने का कारण बन जाती है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला सफर है। अगर हम इन सबका सार निकालें तो द पैथोलॉजिकल स्पेक्ट्रम ऑफ सेलुलर एडेप्टेशन इस बात का प्रतीक है कि इंजरी मिलने पर एक सेल कितनी हद तक जा सकता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि उनका लचीलापन कितना अद्भुत है। हाँ, मतलब सेल अपना आकार छोटा कर सकता है एट्रोफी के जरिए, बड़ा कर सकता है हाइपरट्रॉफी में, संख्या बढ़ा सकता है हाइपरप्लेजिया में, और माहौल के हिसाब से अपना रूप बदल लेना मेटाप्लेजिया कहलाता है। और आखिर में अपनी पहचान पूरी तरह खो देना, जिसे एनाप्लेजिया कहते हैं। किसी के लिए भी ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जानकारी सिर्फ मेडिकल किताबों के लिए नहीं है। सही कहा, ये हमारे शरीर के लचीलेपन को समझने की बुनियाद है। एग्जैक्टली। पर इस चर्चा को खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में एक विचार उत्तेजक सवाल घूम रहा है। अगर सेल्स के पास इंजरी के प्रति अडाप्ट करने के इतने सारे अलग अलग रास्ते हैं, तो आखिर ये तय कौन करता है कि एक इंजर्ड सेल इस पैथोलॉजिकल स्पेक्ट्रम में से कौन सा रास्ता चुनेगा? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है ना? क्या सेल को खुद अपने अंदर किसी मॉलिक्यूलर ब्लूप्रिंट के जरिए पता होता है कि उसे आकार बदलना है या अपनी पहचान, या फिर ये सब बाहरी माहौल पर निर्भर करता है? एक अकेले सेल के अंदर सर्वाइवल का इतना बड़ा फैसला आखिर लिया कैसे जाता है? सोचने वाली बात है। वाकई ये बायोलॉजी का एक ऐसा रहस्य है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे।